नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं राहुल श्रीवास्तव के कहानी संग्रह पुई के साथ उपस्थित हूं। राहुल का जन्म 9 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हुआ। शुरुआती पढ़ाई भी उनकी वहीं हुई, बीकॉम, और उसके बाद भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे से उन्होंने फिल्म संपादन में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा हासिल किया। देश की पत्र पत्रिकाओं में उनकी कई कहानियाँ प्रकाशित होती रही हैं। कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अतिथि अध्यापक और प्राध्यापक के रूप में भी वो शिरकत करते रहे हैं। लगभग 150 से अधिक विज्ञापन फिल्मों का निर्देशन किया है और लघु फिल्म इतवार का लेखन निर्देशन किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में कई जगहों पे उस फिल्म के कलाकारों को, उस फिल्म के पात्रों को, उसके किरदारों को न केवल सराहा गया बल्कि पुरस्कार भी मिला। ये खुद भी दूसरी फिल्मों के लिए, अपने फिल्मों के काम के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन पुई जो है वह बतौर लेखक, बतौर रचनाकार, बतौर कथाकार राहुल श्रीवास्तव को एक ऐसे सर्जक के रूप में स्थापित करने में सक्षम है जो मानव संवेदनाओं का अनूठा चितेरा है। राहुल के लेखन में एक खास बात यह है कि वे बहुत सहज ढंग से, बहुत सरल शब्दों में अपनी बात संप्रेषित करते हैं और मानव मन की जितनी भी भावनाएं और जिस तरह के शेड्स हैं उनको छूते हैं। इस संग्रह में उनकी तालियां, पुई, चूहे, कद्दू, चाची चौधरी, होरी लाल की अम्मा, कहानी, टर्मिनल 1 और तारा, ये कहानियाँ संकलित हैं और इन कहानियों को पढ़ते हुए पाठक जो है वह न केवल पात्रों के साथ बल्कि उसका जो परिवेश है, उसके मन में जो उसका दर्द है, गुस्सा है, एकाकीपन है, उमंग है, वह सब कुछ गुजरता है। पाठक भी पात्रों के साथ साथ, परिवेश के साथ साथ, उसकी पृष्ठभूमि के साथ साथ, और यही इस कहानी संग्रह को खास बनाता है। जैसे अगर मैं तालियां की बात कहूँ तो दरअसल राहुल श्रीवास्तव की जो भी कहानियाँ हैं, मैं उनका संक्षेप में अगर उनके बारे में बताऊंगा तो भी आपको वह आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद इस संग्रह को पढ़ते हुए मिलेगा। फिर भी मैं कुछ कहानियों के विन्यास पे जाता हूँ, उनकी शिल्प पे जाता हूँ और उनके कथानक पे जाता हूँ। जैसे तालियाँ हैं, तो तालियाँ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बैक स्टेज यानी रंगमंच की दुनिया पर चाय और समोसा खिलाने का काम करता है। स्थितियां इस तरह की बदलती हैं कि वह संस्कृति विभाग का प्रमुख हो जाता है सरकारी, और जिन थिएटरों में की दुनिया में वह पहचाना तक नहीं जाता था कलाकारों के बीच में, अब वो उस कुर्सी पर बैठा है जहां वह अनुदान दे सकता है, जिसके पैसे पे न केवल रंग महोत्सव आयोजित किए जा सकते हैं बल्कि रंगमंच की दुनिया में नए नाटक खेले जा सकते हैं, प्रायोजक जुटा सकता है, अनुदान दे सकता है, कलाकारों और निर्देशकों की जिंदगी बदल सकता है। अब ये जब अपनी कुर्सी पर बैठता है, उस कुर्सी की दीवारों से दीवारों का एक बहुत ही अलहदा वर्णन किया है राहुल श्रीवास्तव ने यहाँ, और वो दीवारों को जीवंत इकाई की तरह से रखते हैं सामने। वो बैठता है और दीवारों को उनकी जो बुजुर्गियत है, उनका जो कोमलपन है, उनकी जो भराने की स्थिति है, उन सबको ये एक स्वरूप देते हैं। और जब उन पर डिस्टेम्पर चलता है तो क्या भाव होगा, मतलब दीवारों को वो एक जीवंत इकाई की तरह कहते हैं। और फिर वहाँ से सोचना शुरू करते हैं कि जब वो कहता है कि मैं भी सोचता हूँ कि अपनी कोई छाप छोड़ दी जाए, तो एक वर्णन है कि जब ये कुर्सी पर बैठता है तो जो लोग उसको चाय पिलाते हैं उनको भी असली स्थिति पता है। जो कलाकार आते हैं या जो लोग उस संस्कृत विभाग में काम करते हैं उनको पता है कि ये क्या
पहले था। तो ये कहता है कि जब वो कोई आदेश देता है तो इसको ये भाव इसके मन में आता है कि कहीं ये ना हो कि ये मुझे प्रत्युत्तर दे दें। तो प्रत्युत्तर दें उससे पहले वो वापस अपनी कुर्सी पर जाके बैठ जाता है। और फिर वो याद करना शुरू करता है कि देबूदा नामक एक चरित्र का यहाँ पे उन्होंने निर्माण किया है, जो रंगमंच की दुनिया का एक अलग तरह का गुरु है, जो अपने नाटकों पर, उनके मंचन पर न केवल अपनी पूरी ज़िंदगी खपा रहा है, बल्कि उसका जो अंदाज़ है, रंगमंच की दुनिया के जितने भी उम्दा लोग हैं, उम्दा कलाकार हैं, वो कभी न कभी देबूदा की दुनिया से गुज़रे। और हर साल वो अपना पैसा लगाकर, अपना खर्च कर, कलाकारों को पैसा देकर, प्रायोजक जुटाकर, जो रंगमंच का जो अपने नाटकों का मंचन करते हैं, उनकी कहानियों लिखने से लेकर कलाकारों को मांझने तक, उन्हें कला का गुर सिखाने तक, हर वर्ष उनका नाम बदलता रहता है। और देबूदा जो है वो लोगों को ये भी कहते हैं कि मूँगफली बेचने और दूसरा काम करने में और कलाकारी होने में अंतर है। यहाँ पर जो नायक है वह तालियाँ का जो नायक है वह अपने अतीत को भी याद करता है कि किस तरह से उसका पारिवारिक परिवेश था, जहाँ अंक लाने का ही महत्व था और सरकारी नौकरी पाने का महत्व था। ये नहीं था कि कुछ आप और करोगे तो उसकी पहचान होगी। इन सब के बीच देबूदा जो है वह किसी को भी सिखाते थे तो सबसे पहले पूछते थे कि दादा साहब फाल्के का नाम सुना है क्या, और जब पूरा नाम बताओ, और जब कोई बता नहीं पाता था तो उसको गाली दे के भगा देते थे। इन्हीं देबूदा के आगे पीछे घूमते घूमते यह जो नायक है वह जब पहुंच जाता है तो उसको ये याद आता है कि देबूदा ने किस तरह से, उनकी अपनी एक दुनिया थी देबूदा की। कोई भी रंगमंच की दुनिया से जुड़ा हुआ कलाकार अगर इसको समझ रहा होगा तो वो अपने इर्द गिर्द ऐसे बड़े लोगों को पा सकता है जिनके अंदर हुनर, अनुभव, समझ, दृष्टि, ज्ञान सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला है, या अवसर मिला भी है तो वो नए ज़माने से कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्रतिभा का अकूत भंडार होते हुए भी उनके नीचे से कितने लोग आगे बढ़ गए और कितने लोगों को उन्होंने सिखा दिया, वो लोग भी पलट कर नहीं देखते। यह नायक भी ऐसा ही सोचता है। जब कुर्सी पर बैठता है तो पहले संदेश भेजने की कोशिश करता है, देबूदा का पता करता है और यह कोशिश करता है कि देबूदा को बुला के उनके नाटक के लिए मैं कुछ अनुदान स्वीकृत कर दूंगा। लेकिन देबूदा को सूचना मिलती है, फिर जिसके माध्यम से ये सूचना भेजता है, पता चलता है कि देबूदा 2 दिन बाद आएंगे। इसका अहंकार आता है कि देबूदा कौन है, जो इनको अभी पैसे की ज़रूरत है फिर भी इनकी अकड़ नहीं गई, ऐसा सोचता है। और देबूदा फिर भी 2 दिन बाद नहीं आते हैं तो ये खुद वक्त निकाल कर जाने की कोशिश करता है देबूदा के पास। पता चलता है वो अपने घर में नहीं है, और फिर जब पहुंचता है तो वो एक जगह फुटपाथ पर नाटक कर रहे होते हैं, चारों तरफ कुर्सी से घिरे होते हैं, और वह देखता है कि लोग उस नाटक के समाप्त होने पर तालियां बजा रहे होते हैं, और देबूदा इन सारी चीज़ों से बेखबर होते हैं कि उनको कौन आ रहा है मिलने, कौन बुला रहा है, कौन उनको ध्यान नहीं दे रहा है। इन सब के बीच देबूदा की प्रेम कहानी भी है, जो उस ज़माने की सबसे सुंदर युवती उस शहर की हो सकती थी, वह देबूदा की प्रेमिका थी। उनके जीवन में क्या घटा, देबूदा इस तरह से कैसे हो गए, यह पता नहीं। अगली कहानी जिस पर इस संग्रह का नाम है पुई है। अगर पुई की बात करूं तो पुई एक छोटी सी बच्ची है जिसका पिता स्टेशन मास्टर होता है। बचपन में ही पुई की माँ की मृत्यु हो जाती है और पुई चुप हो जाती है, बोलती नहीं है। तो उसके पिता को भी समझ में नहीं आता है, उसकी दादी को भी समझ में नहीं आता है कि ये बोलती क्यों नहीं है। पुई अपनी दुनिया बसा चुकी है। उस दुनिया में तितलियां हैं, चिड़िया है, गौरैया है, रंग भरती है, उनसे बातें करती है, नीम के पेड़ से बात करती है, यानी प्रकृति से पुई बात करती है, लेकिन उसके मुंह से कोई नहीं सुन पाता है। थोड़ी बड़ी होती है, लगभग 6-7 साल की होती है जिस समय स्कूल जाना शुरू करती है, और उस समय उसके पिता को किसी एक बात पर वो दादी को कोई गड़बड़ी करती है और उस पर उसकी पिटाई होती है। पुई रोती है, लेकिन पहली बार उसका रोना सुना जाता है, वरना वह चुप होती है। लोगों को यह नहीं पता कि ये गूंगी है, सुनती है कि नहीं सुनती है, क्या करती है। लेकिन पुई इतनी सुंदर होती है कि उसका पिता और
पिता को तो प्यार आता ही है, दादी भी अब एक जिम्मेदारी का बोझ समझकर उसको रखती है। और उसी दौरान पुई की स्कूल में एक टीचर जो वो उसका पिता एक ऐसे स्टेशन पर, उसका बड़ा एक रोचक वर्णन किया है राहुल श्रीवास्तव ने कि ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पैसेंजर एक ही रुकती है और उस पैसेंजर के अलावा जो ट्रेनें गुजरती हैं वो इतनी तेज़ गुजरती हैं कि लगता है कि स्टेशन भरा कर गिर जाएगा। फिर भी स्टेशन मास्टर को, जो पुई का पिता होता है, उसको बड़ा आनंद आता है और वो इतना सध चुका होता है अपनी नौकरी में, 9-10 साल की नौकरी में, कि उसको ये समझ में आता है ये मतलब मध्य वर्ग तक, मध्य आयु तक नहीं पहुंचा है यह नायक, 30-35 साल का होगा और पुई छोटी सी बच्ची है। तो इस बीच उसकी माँ यानी पुई की दादी जो है वह ज्योतिषी के चक्कर में पड़ती है। एक अलग वर्णन है ज्योतिषी का। ज्योतिष कहता है कि किस तरह से तुम्हारी कुंडली में, मतलब तुम्हारे बेटे की कुंडली में जो है काल सर्प योग था, जिसके चलते उसकी पत्नी चली गई। मैंने तो कहा था पूजा वहाँ पे एक पाखंड पर भी प्रहार करने की कोशिश करते हैं राहुल, और कहीं भी कोई फतवा नहीं देते हैं। इनके लेखन की एक खास बात ये स्थितियाँ रखते जाते हैं, परिदृश्य रखते जाते हैं, वस्तुस्थिति को सामने रखते जाते हैं, और कथ्य आगे इस तरह से बढ़ता रहता है कि पाठक अपने आप सोचने लगता है कि वह इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। और उसी बीच उस स्कूल में एक लड़की आती है पढ़ाने, जो महिला होती है, अलग अलग गंध खुशबू के साथ आती है। इनके भी जीवन में जो पुई के पिता हैं, इनके जीवन में भी रस एक तरह से कह सकते हैं बरसने लगता है। और चंदन नाम है इनका, एक बड़ी उम्मीद के साथ होते हैं। एक दिन पुई को चोट लगती है, वो जब आती है तो दादी से मिलती है। दादी उस समय बहुत खुश होती हैं, उसको चाय वाय भी पिलाती हैं। देखने में बहुत सुंदर है। इस बीच जो पंडित जी महाराज हैं, पंडित जी कहते हैं कि इसकी, आपके बेटे की कुंडली में कोई सी म्लेच्छ का आगमन दिख रहा है, वो आ सकता है और बड़ी मुश्किल होगी, उसको दूर रखना। तो जब यह मास्टरनी आती है तो पुई जो है उसका नाम रख देती है अपना नीमा, और उसका चित्र बनाती रहती है। पुई को ज़्यादातर चित्रों में और बाकी चीज़ों में मतलब है जहाँ बोलना ना हो, उसकी तितलियाँ उसमें रंग भरती हैं, इस तरह का वर्णन किया है। और कुछ समय बाद वो मास्टरनी आना बंद कर देती है और फिर चंदन परेशान हो जाते हैं। पता चलता है कि वो जहाँ पे पढ़ा रही है वहाँ जाते हैं तो पता चलता है उसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया है, घर के पास पढ़ाने लगती है। चंदन जाकर उससे मिलते हैं और कहते हैं पुई बहुत याद कर रही है, हालांकि उनके मन में बहुत सारे कोमल भाव होते हैं जिसको व्यक्त नहीं कर पाते। वो कहती है ठीक है, मैं पुई से मिलने अगले रविवार को आऊँगी। तो जब रविवार को आती है तो वो अपने साथ इत्र लाती है, कुछ चीज़ें लाती है, और उस समय दादी को पंडित जी की बात याद आती है और उनको लगता है कि ये जो पुई के साथ जब वो मास्टरनी बाहर जाती है तो इनको ये समझ में आता है, किसी तरह से लगता है कि ये तो इत्र लेकर आई है और पता नहीं नीमा जो इसका नाम है जो वो देती है हिंदू है कि मुसलमान है, यह समझ में नहीं आता है दादी को। और दादी कहते हैं, जब वो कहती है कि ईद आ गई है और ईद आने वाली है, देखो पुई मैं तुम्हारे लिए सेवई लाई हूँ, तो इनको लगता है कि ये मुस्लिम है। और उस समय जब वो पुई और नीमा बाहर गए होते हैं तो दादी कहती है तुरंत इसको छोड़ के ले जाओ, छोड़ दो ले जाके स्टेशन, और पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय तक ये कह चुका होता है। नीमा जो है जल्दी जाना चाहती है तो चंदन उसको कह रहा होता है कि मैं आपको बाइक से छोड़ दूंगा। लेकिन जब वहीं इनको पता चलता है कि ये मुस्लिम है, इनका सारा स्वरूप, घर का माहौल बदल जाता है। कहाँ उसके लिए चाय बन रही थी, कुछ नाश्ता बन रहा था, और कहाँ सारी चीज़ों को पर रोक लग जाती है और घर में एक अलग तरह का माहौल परिवेश होता है। और जब नीमा आती है तो उसको लगता है कि घर का परिवेश कुछ बदला हुआ है, और वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, और वह डायरी छोड़कर चली जाती है जो नीमा पुई की पुस्तक है, और उसमें वो लिखी होती है कि मेरी प्रिय पुई, तुम इस संसार की सबसे सुंदर लड़की हो और मुझे तुम्हारी तितलियों से और तुम्हारी चिड़ियों से बहुत प्रेम है। अंग्रेजी में वो लिखती है ये बात, जो मैं हिंदी में कह रहा हूँ। और तुम जो है वह गाना ज़रूर सुनाना जो मैंने तुमको कहा था हम जब दूसरी बार मिलेंगे। वो गाना क्या होता है, 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना पप्पा जल्दी आ जा। तो वो ये लिख के चली गई होती है, और बाद में वो लिखती है प्यार
तुम्हारी टीचर महक चौधरी। तो जिस नीमा से ये प्रेम पुई की टीचर से करना चाहते हैं, उसके मुस्लिम होने के भ्रम में जो इनका दिल टूटता है, और जब ये डायरी पर देखते हैं कि उसका नाम महक चौधरी है, तब तक सारी स्थितियां बदल चुकी होती हैं। पुई की जितनी भी कहानियां हैं, चाहे वह तालियां हो, पुई हो, चूहे हो, कद्दू हो, चाची चौधरी हो, होरीलाल की अम्मा हो, कहानी हो, टर्मिनल 1 हो या तारा, ऐसी ही संवेदनाओं से भरी हुई हैं। एक बेहद समृद्ध, पठनीय और मैं कहूँगा कि उम्दा कहानी संग्रह के लिए राहुल श्रीवास्तव को मैं बधाई दूंगा। और अगर आपको अच्छी कहानियाँ पढ़नी हैं तो मैं यह संस्तुति करता हूँ कि यह पुस्तक जो है न केवल अपने समय को, अपने समय के परिदृश्य को, इस जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, चाहे वह प्रेम के नाम पर हो, चाहे वह समाज में सांप्रदायिकता के नाम पर हो, चाहे वह हमारे अपने मन का वहम हो, चाहे वह अंधविश्वास हो, चाहे वह पाखंड हो, चाहे मनुष्य की जितनी भी संवेदनात्मक राग हैं, चाहे वह उसकी ईर्ष्या हो, उसका अपना भ्रम हो, और उसका अपना आक्रोश हो, उसका अपना प्रेम हो, उसकी अपनी आत्मीयता हो, ये सारे भाव जो है राहुल की कहानियों में दिखाई देते हैं, आपको मिल सकते हैं। इस संग्रह को लोक भारती पेपरबैक्स, जो राजकमल प्रकाशन का सहयोगी उपक्रम है, उसने प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 250 रुपये है, और उम्मीद है कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से मुझे अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी विधा विशेष की पुस्तक का चयन कर सकें। कल ठीक किसी समय किसी ऐसी ही पुस्तक के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।